गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट इंट्रोपी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंट्रोपी होती क्या है। बेसिकली अगर देखा जाए तो इंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। क्या होता है? रैंडमनेस। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स देखेंगे बहुत सारी तो आपको समझ आ जाएगा कि रैंडमनेस में किस बेस पे बोल रही हूँ। ठीक है, जो इंट्रोपी होती है मेनली डिपेंड करती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो अलग से हम वीडियो देख लेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सा। बट एंट्रोपी को समझने के लिए जितनी जरूरत है वो आपको इसमें बताया कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं रैंडमनेस। मान लो आइस है, आइस को अगर हम मेल्ट करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में बन जाती है। हर इंसान को रैंडमनेस मतलब आजादी चाहिए। ठीक है, तो आइस है सॉलिड फॉर्म में होएगी, रैंडमनेस उसमें कम होएगी जब वो मेल्ट हो जाएगी। ये क्या एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब आइस को अगर हम हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर में भी रख देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी, वाटर फॉर्म में हो जाएगी। तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जो खुद से हो, हमें उसके लिए कुछ करने की जरूरत ना पड़े, जो अपने आप से ही होते रहे, उनको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मान लो ये कोई भी एक बैलून है, ठीक है, बैलून में गैस फिल की हुई है। ठीक है, अब जब हम बैलून में कोई भी एक पिन लगा दें, होल हो जाएगा छोटा सा, वहां से गैस बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। ये भी क्या एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यहाँ पे गैस थी, बाहर निकल गई, रैंडमनेस आ गई। ठीक है, रैंडम मतलब गैस पहले यहाँ पे थी अब बाहर फैल गई, मतलब हमें नहीं पता कहाँ पे जा रही है, वो रैंडम फैल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे हमने लिया सॉलिड लिक्विड गैस, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो टाइटली बॉन्डेड है। ठीक है, जब टाइटली बॉन्डेड है तो उनमें रैंडमनेस बहुत कम है। अब सॉलिड से वो लिक्विड स्टेट में चला गया। ठीक है, मान लो आइस थी सॉलिड स्टेट में, वो लिक्विड स्टेट में चली गई। ठीक है, लिक्विड स्टेट में क्या, जो पार्टिकल्स थोड़े इंटरेक्ट कम कर रहे हैं एक दूसरे से, थोड़े लूजली बाउंडेड हैं। ठीक है, मतलब इनमें रैंडमनेस क्या ज्यादा आ गई। सॉलिड में रैंडमनेस बहुत कम थी, इसमें थोड़ी ज्यादा आ गई। अब मान लो लिक्विड चेंज हो गया गैस में, वाटर बन गया, वाटर को हमने हीट प्रोवाइड कर दी या फिर हमने धूप में रख दिया तो वो गैस के फॉर्म में उड़ गया। गैस में रैंडम पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होंगे, लूज बाउंडेड है क्योंकि रैंडमनेस इसमें सबसे ज्यादा होगी। मतलब क्या है कि जितनी हमारी सॉलिड फॉर्म होएगी रैंडमनेस उतनी कम होएगी। ठीक है, इसमें रैंडमनेस बहुत कम, फिर ज्यादा गैसियस स्टेट में रैंडमनेस सबसे ज्यादा होएगी। ठीक है, ये थे हमारे रैंडमनेस के कुछ सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, इसका मतलब होता है एंट्रोपी। एक और एग्जाम्पल देखो, मान लो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मैंने आपको पहले बता दिया कौन सा होता है, जो प्रोसेस खुद से हो या फिर हमें लिटिल पुश, थोड़ा सा पुश करना पड़े कि वो प्रोसेस हो जाए। अब मान लो हम जब हिल स्टेशन जाते हैं तो पहाड़ों से पानी गिर रहा होता है, वो पानी ऐसे थोड़ा है कि हम वहां पे खड़े होकर गिराते हैं, वो खुद से गिरता रहता है ना। तो ये क्या हो गया प्रोसेस स्पॉन्टेनियस की, मतलब वो प्रोसेस खुद से हो रहा है, हम उसको नहीं कर रहे। ठीक है, अब ये हमने दो बीकर ले लिए, मान लो इसमें कुछ पार्टिकल्स हैं, मैंने इनको डिफ्रेंशिएट करा है, ये एक ब्लू पार्टिकल्स है एक ब्लैक पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये इसमें क्या है एंट्रोपी, एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस बहुत ही कम होएगी, इसका साइन होता है एस, एस से हम इसको डिनोट करते हैं एंट्रोपी को। ठीक है, अब इसमें लो एंट्रोपी क्यों होगी? क्योंकि ये एक जो बीकर में एकदम सेटल है, हमें ब्लू पार्टिकल्स अलग दिख रहे हैं और ब्लैक वाले अलग दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब इनमें रैंडमनेस नहीं है, बहुत ही कम है। अब ये बीकर ले लिया, इसको हमने हिला दिया, जब इसको हम हिला देंगे तो ये सारे पार्टिकल्स मिक्सअप हो गए, कहीं ब्लू पार्टिकल्स है और कहीं पे ब्लैक, इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, रैंडमनेस इसमें ज्यादा आ गई। अब तो इसमें क्या होगी? हाई एंट्रोपी होगी। अब समझ आ गया ना रैंडमनेस का मतलब, कहाँ रैंडमनेस ज्यादा होगी और कहाँ कम होगी। जहां पे कम होगी उसको हम बोलेंगे लो एंट्रोपी, जब ज्यादा रैंडमनेस होगी तो उसको हम बोलेंगे हाई एंट्रोपी। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली। अब जो भी हम एंट्रोपी के प्रोसेस आगे पढ़ेंगे वो सारे आइसोथर्मल में पढ़ेंगे। आइसोथर्मल मतलब कि जो हमारा टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या होएगा? द टोटल हीट एब्जॉर्ब रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली इन गोइंग टू इनिशियल टू फाइनल स्टेट डिवाइड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अभी इस चीज का मतलब समझो, डेल्टा एस मतलब चेंज इन एंट्रोपी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी वो होती है जो कि फाइनल और इनिशियल स्टेट ना बता के हमें पूरा प्रोसेस बताए कि एंट्रोपी कैसे गई, पर हम वो नहीं काउंट कर सकते, हम उसको
एकदम निकाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते वो हम आगे पढ़ेंगे। हम सिर्फ डेल्टा एस देख सकते हैं कि कितना चेंज हुआ है, मतलब फाइनल स्टेट से लेके इनिशियल स्टेट को कितना चेंज हुआ है वो हम निकाल सकते हैं एंट्रोपी में। ठीक है, एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल, ये क्या है हीट, ये क्या है टेम्परेचर, जो क्या है आइसोथर्मल कंडीशन में, मतलब इसमें टोटल हीट एब्जॉर्ब हो रही है रिवर्सिबली कंडीशन में, एंड आइसोथर्मली इज गोइंग टू इनिशियल टू फाइनल स्टेट डिवाइडेड बाय द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, अब ये देखो ये फॉर्मूला कैसे आया। अब मान लो कि ये हमारी आइस है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, अब इस आइस को मेल्ट होना है तो हमने मान लो थोड़ी सी इसको हीट प्रोवाइड कर दी। ठीक है, अब इस आइस ने हीट को स्टोर नहीं करा। ये ध्यान रखो कि इस आइस ने जो हीट हमने प्रोवाइड की है उसको इसने एब्जॉर्ब करा, स्टोर नहीं करा अपने अंदर। हीट एब्जॉर्ब फॉर, क्यों एब्जॉर्ब करा है, फॉर चेंज द स्टेट, मतलब सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाने के लिए जो हमने हीट आइस को प्रोवाइड करी है उसको इसने एब्जॉर्ब कर लिया। मान लो हम इसने हमें प्रोवाइड कर दी इसको क्यू हीट, इसने डी क्यू स्मॉल हीट इसने एब्जॉर्ब कर ली तो ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगी। ठीक है, जब इसने हीट इसको हमें दे दी, ठीक है हमने, तो ये क्या आ गया क्यू रिवर्सिबल। अब कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी होगा तभी चेंज हुआ है, तो क्या आ गया बाय टेम्परेचर। इसलिए ये फॉर्मूला आया डेल्टा एस एंट्रोपी। इसमें रैंडमनेस कम थी क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में, अब रैंडमनेस ज्यादा आ गई, मतलब इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। डेल्टा एस इसीलिए आया ना, इनिशियल स्टेट ये थी, फाइनल स्टेट ये थी, इन दोनों को माइनस करा, S2 माइनस S1 क्या आ गया डेल्टा एस। इसको हीट प्रोवाइड करे क्यू रिवर्सिबल कुछ ना कुछ टेम्परेचर पे, तो नीचे क्या आ गया टेम्परेचर। ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम। मान लो कि हमने कोई एक सिस्टम ले लिया। ठीक है, अब इसमें हमने दो कंडीशंस रख ली, एक रख लिया टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस और एक रख लिया टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट ये बहुत ध्यान से समझना, समझने वाली चीज है, इसमें रट्टा लगाने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब इसको हमने हीट प्रोवाइड कर दी, ये होगी हमारी एंथैल्पी। ठीक है, मान लो हमने इस सिस्टम को 50 जूल एनर्जी, मतलब हमारी एंथैल्पी इसको प्रोवाइड कर दी। ठीक है, जब हमने इसको हीट प्रोवाइड करी तो इस सिस्टम ने 40 जूल एनर्जी अपने अंदर रख ली, मतलब एब्जॉर्ब कर ली, स्टोर नहीं करी, एब्जॉर्ब कर ली, और बाकी की जो एनर्जी थी वो लूज होगी, मतलब 10 जूल एनर्जी जो लूज होगी। अब दो कंडीशन है, एक हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड करी है 800 डिग्री सेल्सियस पे और दूसरी एनर्जी प्रोवाइड करी है 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब इस जो ये हमारी 50 जूल हमने इसको प्रोवाइड की है, ठीक है, एंथैल्पी होगी, वैसे ये हीट प्रोवाइड किया हमने। ठीक है, और इसने एब्जॉर्ब कितनी कर ली 40, तो क्यू रिवर्सिबल कितना आ गया हमारा 40 जूल। ठीक है, क्योंकि इसने कितनी स्टोर करी है अपने अंदर। अब केस 1 देखते हैं हम। 40 जूल जो हमारी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी वो हमने ले लिया 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब मान लो x जूल एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है 1 डिग्री सेल्सियस पे, तो जो हमारा x है वो कितना आएगा 40/100, क्योंकि 1 सेल्सियस पे उसने x किया तो x आएगा 40/100। तो टोटल कितनी एनर्जी उसने ले ली 0.4 जूल पर डिग्री सेल्सियस। अब दूसरा केस देखते हैं, 40 जूल एनर्जी 800 डिग्री सेल्सियस पे ली, पहले ली थी 100 डिग्री पे, अब ली है 800 पे। फिर x जूल एनर्जी एब्जॉर्ब की 1 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा एस मतलब हमारा x कितना आ गया यहाँ पे 40/600। 40/600 को जब हमने करा तो 0.06 जूल पर सेल्सियस। अब इसमें एंट्रोपी ज्यादा है, इसमें एंट्रोपी कम है। ठीक है, वो देखो कैसे। अब मान लो कि हमारे पास 50% है। ठीक है, चलो ये एग्जांपल छोड़ो, मान लो कि हमारे पास एक बीकर है। ठीक है, उस बीकर में है हमारी आइस। आइस को हमने हीट किया पहले तो बहुत कम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो वो आइस को जो मेल्ट होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, फिर हमने एकदम से टेम्परेचर को बढ़ा दिया। जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो रैंडमनेस उसमें ज्यादा आ जाएगी। जब रैंडमनेस ज्यादा आ जाएगी तो वो हीट जल्दी मेल्ट हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में जल्दी आ जाएगी, और जब हायर टेम्परेचर है तो लिक्विड एकदम से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रैंडमनेस और ज्यादा आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारा टेम्परेचर ज्यादा था, ऑलरेडी ज्यादा था,
तो उसमें एंट्रोपी जो है बहुत कम होएगी, क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर ज्यादा, रैंडमनेस ऑलरेडी उसमें बहुत ज्यादा है। तो उसके बाद जब हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, जैसे एग्जांपल लिया था बीकर का, पहले हमने थोड़ा टेम्परेचर दिया, आइस मेल्ट होगी, फिर हमने उसको हीट प्रोवाइड करी, तब जाके वो वेपर फॉर्म में गई। ठीक है, सेकंड बीकर में हमने क्या करा, टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज्यादा दे दिया, तो वो डायरेक्टली पहले फटाफट लिक्विड में हुई और डायरेक्टली फिर वेपर्स में चली गई। ठीक है, उसको हीट प्रोवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो डायरेक्टली चेंज होगी। तो उसमें एंट्रोपी क्या हुई, कम हुई, क्योंकि हमने उसको हीट प्रोवाइड की नहीं, उसमें रैंडमनेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा आ गई। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होएगा तो उसमें एंट्रोपी क्या होएगी, बहुत कम होएगी। मतलब टेम्परेचर एंट्रोपी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसे ये फॉर्मूला में देखो लिखा है डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल बाय टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है वो डेल्टा एस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितनी हीट हम ज्यादा देंगे उतनी एंट्रोपी ज्यादा होगी। ठीक है, अब ये बात भी मैंने पहले बताई दी है कि वी कांट फाइंड एब्सोल्यूट एंट्रोपी, मतलब ओनली एस को हम फाइंड नहीं कर सकते, वी ओनली फाइंड चेंज इन एंट्रोपी। मतलब उसकी इनिशियल एंट्रोपी कितनी थी और फाइनल कितनी, उसमें हम चेंज बता सकते हैं, हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि हमारी एंट्रोपी कितनी है। ठीक है, अब मान लो ये हमने एक एग्जांपल लिया है H2 + O2 टू गिव टू वाटर। ठीक है, H2O। अब यहाँ पे H2 गैसियस स्टेट में है, यहाँ पे भी गैसियस में हमें पता है कि एंट्रोपी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, रैंडमनेस ज्यादा होती है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2, और यहाँ पे कितने 1, टोटल कितने हो गए 3, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2। जितने नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे उतनी रैंडमनेस ज्यादा होएगी, उतनी एंट्रोपी ज्यादा होएगी। ये आप ध्यान रखना कि एंट्रोपी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स पे। एक तो ये लिक्विड फॉर्म में है, हमें पता है कि गैसियस स्टेट में ज्यादा एंट्रोपी होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड, और नंबर ऑफ मोल्स भी इसमें क्या है, इससे कम है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स अगर ज्यादा होंगे तो रैंडमनेस ज्यादा होएगी, एंट्रोपी भी हमारी ज्यादा होएगी। ठीक है, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस देन एंट्रोपी इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। साथ साथ आप इसको अपनी कॉपी पे नोट करते जाओ।